हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है यानी कि हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर आज हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 25 यानी कि 25 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 26 को डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डिटेल में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 121 है, अल बरूनी लिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। अल बरूनी किसके समयकाल के दौरान थे? यानी कि आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि अल बरूनी किसके दरबार में रहते थे। तो किसके दरबार में रहते थे? महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अल बरूनी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और महमूद गजनवी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल कितनी बार आक्रमण किए थे? टोटल 17 बार आक्रमण किए थे। अच्छा, कांगड़ा यानी कि नगरकोट पर इसने कब आक्रमण किया था? 1009 में इसने नगरकोट यानी कि कांगड़ा पर आक्रमण किया था। और ये उसका कौन से नंबर का जो है तो अभियान था? तो चौथे नंबर का अभियान था। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है। और सोमनाथ मंदिर पर इसने कब आक्रमण किया था? तो 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो, आपसे पूछा जाएगा कि महमूद गजनी के समय खलीफा कौन थे? तो देखो, महमूद गजनवी के समय खलीफा कौन थे ये आपको नोट रखना है। वो थे अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह आपको बिल्कुल नोट रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब अल बरूनी के बारे में देखते हैं। अल बरूनी की एक पुस्तक अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था अल बरूनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन, द सेवंथ रथा टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाय। तो महाबलीपुरम का 7 रथों का मंदिर किसने बनवाया था? तो यह नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल से पॉइंट्स आपको नोट रखते हैं। ये जो महाबलीपुरम का मंदिर है ये बेसिकली है कहाँ पर, किस स्टेट में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 7 रथों का मंदिर यानी कि महाबलीपुरम का मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु स्टेट में है, तमिलनाडु स्टेट में। और दूसरा आपको सिंपल सा पॉइंट नोट रखना है कि ये जो नरसिंह वर्मन था जिसने इस मंदिर का निर्माण किया था, यह किस वंश का राजा था? तो देखो, यह किस वंश का राजा था? तो यह पल्लव वंश का राजा था। तो ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन मेडिवल इंडिया वट डिड द टर्म जीतल रेफर्स टू। तो मध्य युग में भारत में जीतल शब्द किसको संदर्भित करता था? तो जीतल करता था कॉइन यानी कि सिक्के को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप सभी को पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। और एक और पॉइंट आपको नोट रखना है कि इल्तुतमिश ने भी तांबे का जीतल चलवाया था। तो इल्तुतमिश हो गया और विजयनगर साम्राज्य हो गया। यह मध्य युग के ही जो है तो साम्राज्य थे। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट रियल किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक कौन था? देखो, यहाँ पर वास्तविक पूछा गया। अगर सिंपल सा आपसे पूछा जाता कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था तो वो हो जाता कुतुबुद्दीन ऐबक। बट यहाँ पर वास्तविक की बात की गई है तो वो होगा इल्तुतमिश। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इल्तुतमिश से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? तो इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। फिर आपसे पूछा जाता है तुर्कान ए चिहलगानी यानी कि 40 सरदारों का जो दल का गठन किया था तो वह किसने किया था? तो वह इल्तुतमिश ने किया था। फिर चांदी का टंका हो गया, तांबे का जितल, ये किसने चलाए थे? तो यह भी इल्तुतमिश ने ही चलाए थे। अच्छा, कुतुब मीनार का निर्माण जो है तो किसने प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ अगर पूछा जाएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक से पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। बाकी गाइज, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, द बेहमनीज ऑफ द डेक्कन रोज टू प्रोमिनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज। तो निम्न में से किस शताब्दी में दक्षिण के बेहमनी का प्राधान्य था? अब देखो, मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, बेहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है तो किसने की थी? हसन कंकू ने। और कब की थी? तो वो की थी इसने 1347 में, 1347 में। अब देखो, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, आजकल जो है तो क्या चला हुआ है? 2021 चला हुआ है। और सेंचुरी कौन सी चली हुई है? देखो, यहाँ पर आपको फर्स्ट 2 लेटर्स देखने हैं। तो फर्स्ट 2 है 20। ओके, 20। तो 20 में अगर आपको पता करना है कि
आजकल कौन सी शताब्दी चली है, कौन सी सेंचुरी चली है, तो आपको 20+1 कर देना है और वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 21। इसी प्रकार जो है तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिण में बहमनी का प्राधान्य कौन था। दक्षिण में जो है तो जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी वह किस सेंचुरी में की गई थी। तो 13 यहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, तो 13 में आपको +1 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि उस समय कौन सी सेंचुरी चली हुई थी, 14वीं सेंचुरी चली हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिक से कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हसन गंगू ने की थी। और हसन गंगू किस उपाधि से जो है तो गद्दी पर बैठा था, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि से यह गद्दी पर बैठा था। ओके, और इसका साम्राज्य आपको पता होना चाहिए कि इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो देखो इसका साम्राज्य बराड़ से लेकर के कृष्णा नदी तक था, बराड़ से लेकर के कृष्णा नदी तक। अब देखो माइंड बेस्ड क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में HPSSC पूछ रहा है, तो आपको एक पॉइंट और नोट रखना है। देखो आपसे पूछा जाएगा कि किस राजा ने जो है तो हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था। और अगर ऑप्शन में हसन गंगू दिया गया होगा तो हसन गंगू राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हसन गंगू ने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था। ये पॉइंट यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। शेख निज़ामुद्दीन औलिया वाज अ डिसाइपल ऑफ, तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, तो यह बाबा फरीद के शिष्य थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बाबा फरीद के बारे में आपको एक पॉइंट नोट रखना है, बाबा फरीद और बलबन का क्या रिश्ता था, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये जो बलबन था ना, यह बाबा फरीद का दामाद था। क्या था, दामाद था। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अब निज़ामुद्दीन औलिया की यहाँ पे बात की गई है, तो आपको एक और पॉइंट यहाँ से नोट रखना है कि ये जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इनकी दरगाह कहाँ पर है, तो इनकी दरगाह कहाँ पर है, इनकी दरगाह है दिल्ली, दिल्ली के खानकाह में। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर इन फतेहपुर सिकरी, तो फतेहपुर सिकरी में अकबर ने निम्न में से कौन सा निर्माण करवाया था, तो इसने पंचमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो फतेहपुर सिकरी की यहाँ पे बात की गई है, तो फतेहपुर सिकरी के सराउंडिंग एरिया में जो है तो अकबर ने बहुत सी चीज़ों का निर्माण करवाया था। एक तो यही हो गया पंचमहल। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ख्वाबगाह यानी कि हाउस ऑफ ड्रीम्स का भी निर्माण इसने करवाया था। उसके बाद हम बात करें दीवाने खास, दीवाने खास का भी निर्माण इसने करवाया था। उसके बाद बात की जाए जैसे आँख मिचौली का भी निर्माण इसने करवाया था, और 25 कोर्ट का भी इसने निर्माण करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड इन, तो भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अंत कब हुआ था। आपको पता है कि 1857 में जो है तो विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह के एक साल बाद यानी कि 1858 में क्या हुआ था, 1858 में क्या हुआ था, तो 1858 में भारत का प्रशासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था, और भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का जो है तो अंत हो गया था। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है। 128 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको इनको नोट रखना है। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। फिर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि अभी यहाँ पर आपसे पूछा गया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये 4 पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट, तो आंदोलन के रूप में फेमिनिज्म के प्रस्तावक कौन थे, तो ये थी एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें, इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो किस साल में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन रद्द किया था। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो बंगाल का विभाजन है यह प्रभावी कब हुआ था, तो आपको पूरी की पूरी डेट नोट रखनी है। देखो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया, तो निर्णय लिया गया था 19 जुलाई 1905 यानी कि 1905 में। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था, यानी कि यह प्रभावी कब हुआ, लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ, तो रद्द हुआ 1911 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रद्द किसने किया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने किया था। ये 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने। अच्छा यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो।
क्वेश्चन नंबर 132 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द टू वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर इन द प्रियम्बल। तो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। तो 42 ऑफ अमेंडमेंट ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था। अब ये जो 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हुआ कब था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था 1976 में, 1976 में यह हुआ था, 1976 में। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो ये 42 अमेंडमेंट को ही कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो ये भी 42 अमेंडमेंट को ही कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि 42 अमेंडमेंट में कितने प्रावधान जोड़े गए थे। तो 59 प्रावधान इसमें जोड़े गए थे, 59 प्रावधान। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 42 अमेंडमेंट। फिर आपसे पूछा जाता है कि इनको किस समिति की सिफारिश पर जो है तो लागू किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लागू किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति घोषित करने का प्रावधान है। तो आर्टिकल 352 में ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत, जो कि आपसे पूछा गया था। फिर आपसे पूछा जाता है कि राजकीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंदर जो है तो इसका उल्लेख है। तो आर्टिकल 356। फिर आपसे पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 360। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 135, द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो इनकी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। अब यहाँ से आपको 2-3 पॉइंट्स नोट रखने हैं। पहला पॉइंट कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु जो है तो प्रस्तावित की गई है, कितने वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। फिर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। राष्ट्रपति की चर्चा जो है तो आर्टिकल 52 में की गई है। फिर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल के अंदर है। तो आर्टिकल 61। फिर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के अंदर की गई है। आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति की गई है। फिर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल के अंदर किया गया है। तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत किया गया है। फिर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर्स की चर्चा किस आर्टिकल के अंदर की गई है। तो आर्टिकल 111 के अंदर की गई है। देखो, ये सारे के सारे राष्ट्रपति के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि HPSSC अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होगा, इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजाइडेड ओवर बाय वन हु इज़ नॉट इट्स मेंबर। तो निम्न में से किसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष यानी कि सभापति होता है वह उसका सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा का सभापति होता कौन है। तो वह होता है उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु डिसाइडेड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो कौन निर्धारित करता है कि एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। तो यह लोकसभा का स्पीकर निर्धारित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत में पहला आम चुनाव किस साल में हुआ था। 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ कि भारत का पहला वोटर कौन था जिसने वोट डाला था और वह किस स्टेट से था। ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें, द बेस ईयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है। तो देखो, आधार वर्ष क्या रखा गया है। तो देखो, जनवरी 2015 से जो है तो आधार वर्ष रखा गया है 2011 और 12। सो यहाँ पर एक भी ऑप्शन में 2011-12 नहीं दिया गया है। ओके, 2011 और 12 आपको बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय। तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था। तो ये दिया था गुनार मिर्डाल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बिल्कुल नोट रखना है।
तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।